दोस्तों नमस्कार। भारत में शिक्षा एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है और शिक्षा का बाजार इतना बड़ा होता जा रहा है कि अब शिक्षक बनने के लिए भी, प्राइमरी शिक्षक, सेकेंडरी शिक्षक बनने के लिए भी कहीं ना कहीं एक बाजार से गुजरना पड़ रहा है। और इस दौर में शिक्षा का जो बटाधार हुआ, उस बटाधार पर यदि आप गौर करें तो हमसे पहले वाली पीढ़ी के जिन लोगों ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की, जरा उनसे एक बार बातें कीजिए, सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। तब ना तो कोई डीएलएड या बीटीसी हुआ करता था और ना ही उस दौर में कोई बीएड हुआ करता था, लेकिन उस दौर में भी लोग सरकारी स्कूलों से पढ़कर नासा में भी पहुंचते थे। उस दौर में लोग सरकारी स्कूलों से पढ़कर साइंटिस्ट बनते थे, आईएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे, प्रोफेसर बनते थे, डॉक्टर, इंजीनियर बनते थे। लेकिन आज के दौर में सरकारी स्कूल में जो लड़के पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनका भविष्य इन बीएड पास शिक्षकों ने, इन डीएलएड और बीटीसी पास शिक्षकों ने किस जहालत में लाकर खड़ा कर दिया है, ये अब देश में कहने की जरूरत नहीं बची है। सरकारी स्कूलों की स्थिति यदि कुछ गिने चुने राज्यों को छोड़ दे तो ज्यादातर राज्यों में, खासकर हिंदी भाषी भारत के राज्यों में, और उनमें भी हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में कुछ हद तक स्थितियां ठीक है, उनको छोड़ दे तो जो तमाम बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, शिक्षा की क्या हालत हो गई है, सरकारी शिक्षा किस हालात में है। आज मैं बीएड अभ्यर्थियों की दुर्दशा के मुद्दे के साथ साथ इस पूरे मुद्दे पर से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। और इससे पहले हमारी अपील है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। समाज के अलग अलग तबकों के मुद्दों को हम लगातार उठाते रहे हैं, चाहे वो पेंशन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का हो, नौजवानों का मुद्दा हो, और राजनीतिक आर्थिक मुद्दे तो चलते ही हैं। अब वापस लौटते हैं भारत में बीएड अभ्यर्थियों और शिक्षा के मुद्दे पर। हाल ही में बिहार में शिक्षक भर्ती निकली। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। आवेदन के साथ एक टेस्ट लिया गया। 6 लाख के करीब अभ्यर्थी बैठे। 6 लाख में से 3.25 लाख बीएड अभ्यर्थी थे और बीएड अभ्यर्थियों को भारत सरकार के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने सीधे सीधे 2018 में गजट निकालकर कह दिया था कि बीएड वाले न सिर्फ सेकेंडरी यानी माध्यमिक स्कूलों के लिए बहाली के पात्र होंगे, बल्कि वो प्राथमिक में भी बहाली के पात्र होंगे। और इसी के तहत बिहार सरकार ने आवेदन भी मंगाए थे, बीपीएससी ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने, और उन्होंने फॉर्म भी भरा। लेकिन इसी बीच राजस्थान से जुड़ा हुआ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें साफ साफ कह दिया कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, वो उसके योग्य नहीं होंगे। अब सीधे सीधे मामला राजस्थान का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरे देश पर लागू होगा। नतीजा ये निकला कि 6 लाख लोगों ने जो फॉर्म भरा उसमें 3.25 लाख बीएड अभ्यर्थी, 3,76,000 के करीब बीएड अभ्यर्थी वो सिरे से बाहर हो गए। एक झटके में उस एग्जामिनेशन की पूरे प्रोसेस से बाहर हो गए। और उसके बाद एक दूसरी कहानी भी मैं आपको बताता हूं। कहा गया कि डीएलएड, कुछ लोग कई जगहों पर उसे बीटीसी भी कहते हैं, जो प्राइमरी टीचर के लिए एक अलग क्वालिफिकेशन मानी जाती है, उस क्वालिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश में केवल एक सप्ताह में, अगस्त के महीने में 2,20,000 एप्लीकेशन आए। टोटल एप्लीकेशन 3,40,000 और 2,20,000 एप्लीकेशन एक हफ्ते के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तुरंत बाद आए। यानी जो बीएड कर चुका उसे डीएलएड भी अलग से करना होगा यदि वो प्राथमिक शिक्षा के लिए अप्लाई करता है तो। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो स्थिति बनी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रति पूरा सम्मान है, कुछ उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन शिक्षा को लेकर जो बाजार बना हुआ है, उस बाजार की विडंबना जरा देख लीजिए तो आपको खुद लगेगा कि भारत में शिक्षा को भी कहीं ना कहीं एक ऐसे बाजार में छोड़ दिया गया है जिसका कोई माई बाप नहीं है। कल्पना कीजिए और सोचिए कि कितना बड़ा हंसी का मुद्दा है ये कि यदि आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है, यानी पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाना है, तो आपको उसके लिए डीएलएड या बीटीसी का कोर्स करना होगा, उसमें एडमिशन लेके कोर्स करना होगा। और यदि आपको 8वीं, 9वीं, 10वीं पढ़ाना है, यानी माध्यमिक शिक्षा में जाना है, हाई स्कूल के लोगों को पढ़ाना है, तो उसके लिए बीएड करना होगा।
अब बीएड को 4 साल का कोर्स बनाने की बातें भी हो रही है, लेकिन खैर बीएड करना होगा, ये अनिवार्य है। ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो बना रखा है उसके लिए, उसके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अनिवार्य है। लेकिन अब इससे ऊपर जाइए, अगर आपको ग्रेजुएशन और पीजी करना है, एमए, एमएससी, बीए, बीएससी करना है, तो आपको जो लोग पढ़ाने आएंगे उनको बीएड की तरह, उनको डीएलएड की तरह कॉलेज में पढ़ाने वाले लोगों के लिए कोई कोर्स नहीं करना है। उनको सिर्फ एक नेट का एग्जाम पास करना है। एक एग्जाम 2 सिटिंग में एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास करके आप नेट या जेआरएफ हो गए और उसके बाद से आप इंटरव्यू देने के पात्र हो गए कि किसी कॉलेज में जहां भी वैकेंसी निकले, जिस सब्जेक्ट में जो नेट पास किया है वो जाकर दे सकता है। यानी सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम पास करके आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, लेकिन नीचे की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए आपको कोर्स करने की जरूरत है। और कई जगह तो ये भी सुनने में आता है कि बिना नेट किया हुआ व्यक्ति प्रोफेसर बहाल हो जाता है। बिना नेट किया हुआ व्यक्ति प्रोफेसर बहाल हो जाता है। सवाल उस पे भी है, और सवाल इस पे भी है कि जब निचली कक्षाओं में पढ़ाने के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स करने की जरूरत है, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे या बीटीसी हो या फिर बीएड हो, तो फिर प्रोफेसर के लिए कोर्स क्यों नहीं है? वो सिंपल पीजी करके कैसे बहाल हो जाते हैं? ये सवाल मौजूदा दौर में बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत में शिक्षा को कैसे एक मछली बाजार में तब्दील कर दिया गया है। बीएड के नाम पर इस देश में क्या होता है कहने की जरूरत नहीं है। डिग्रियां बिकती है। हर कोई जानता है कि कॉलेज में, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे टीचर आपको मिल जाएंगे जो जम्मू से बीएड करके आए हैं। यूपी में बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जो बिहार के किसी कॉलेज से बीएड करके आए हैं। बिहार में बहुत सारे ऐसे नए बहाल टीचर मिल जाएंगे जो यूपी से बीएड करके आए हैं। और बीएड कैसे होता है? किसी न किसी नेता, किसी व्यापारी, किसी ठेकेदार, इस तरह के लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा करके किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अपने बीएड कॉलेजेस को एफिलिएटेड करा करके वहाँ कोर्स शुरू करवा दिया, और वहाँ से फिर डिग्रियाँ बिकने लगी। आप एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन लेने के बाद ज़्यादातर कॉलेजेस में क्लास नहीं होते। सवाल इस पूरी प्रक्रिया का है। जरा एक पीढ़ी अपने से ऊपर जाकर के देखिए कि आपके पिताजी को, आपकी बुआ जी को, आपके चाचा जी को, आपके मामा जी को जिस किसी शिक्षक ने पढ़ाया है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, किसी भी पद पर आपके रिश्तेदार, एक पीढ़ी पहले के यदि वो कहीं काबिज हो तो जरा उनसे पूछ कर देखिए, क्या उनको पढ़ाने वाले मास्टर साहब कोई बीएड करके आए थे? क्या उनको पढ़ाने वाले मास्टर साहब कोई डीएलएड या बीएससी, बीटीसी करके आए थे? नहीं आए थे। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों के माध्यम से उन्हें जो शिक्षा मिली, उसी की बदौलत वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में गए, आईएएस बने, आईपीएस बने, नासा में गए, जहां भी जाना था, आईआईएम में गए, आईआईटी में गए, जहां भी जाना था वो गए। लेकिन जब से ये बीएड और डीएलएड का व्यापार शुरू हुआ, उसके बाद से इस देश में शिक्षा की जो दुर्दशा हुई है, आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षा कैसे चलती है। सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उसी दौर में यदि किसी ने बीएड की डिग्री हासिल कर ली, यानी ज़्यादा ऊंची डिग्री हासिल कर ली, तो वो नीचे की कक्षाओं में नहीं पढ़ा सकता। अनोखी परिस्थितियां हैं। और जब नीचे की कक्षाओं में नहीं पढ़ा सकता, तो जिन लोगों ने फॉर्म डाला उनके साथ क्या किया जाए? जो लोग उस पाइपलाइन का हिस्सा थे, आमतौर पर माना जाता है कि किसी भी तरह के फैसले होते हैं तो जो लोग पाइपलाइन में होते हैं उन्हें राहत दी जाती है। यूपीएससी में भी 1979 में कोठारी कमीशन आया। कोठारी कमीशन ने प्रीलिम्स लॉन्च किया। कहा गया कि अब पहले रिटन और ओरल होता था, यानी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, अब उसके बाद लिखित परीक्षा के 2 चरण बना दिए गए। एक फिल्टरेशन का प्रोसेस था, नया लाया गया, उसे प्रीलिम्स कहते थे। लेकिन जब नया पैटर्न लागू हुआ, उस वक्त 3 साल और 2 एक्स्ट्रा चांसेज जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर चुके थे, कम से कम एक बार परीक्षा में अपीयर हो चुके थे, उन्हें दिया गया। ट्रांजिशन फेज में जो छात्र फंसे हुए थे उनके लिए 2013 में भी जब यूपीएससी का चेंजेज हुआ, उस वक्त भी जब सीसेट आया है, सीसेट के बाद जो चेंजेज हुए मेंस की परीक्षा में, उस वक्त भी 2 साल और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उन छात्रों को दिए गए जो पहले से उस पाइपलाइन का हिस्सा थे, यानी यूपीएससी की तैयारी में खुद को झोंके हुए थे, कम से कम एक बार परीक्षा दे चुके थे। उनके लिए मौका खोला गया। जो 2011 में परीक्षा दिए थे, सीसेट जिस साल इंट्रोड्यूस हुआ, अचानक से सीसेट का पैटर्न लाया गया, उनको 2015 में अतिरिक्त चांस दिया गया।
3 साल बाद ही सही लेकिन दिया गया। लेकिन बीएड डिग्रीधारी लोग जो फॉर्म भर चुके हैं, जो अप्लाई कर चुके हैं, एक प्रोसेस आगे जा चुके हैं, अचानक सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद से सीधे सीधे उस पूरी एग्जाम प्रक्रिया से, उस पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया से ही बाहर कर दिए गए। 4.25 लाख लोग, 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 4.25 लाख लोग एक झटके में बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह के सिस्टम के लिए क्या पाइपलाइन में फंसे हुए लोग, क्या ट्रांजिशन में फंसे हुए छात्र, उनके भविष्य के लिए क्या सरकारों के पास कोई योजना है? क्या न्यायालय में इसको लेकर के कोई संगठन या कोई सरकार खुद से जाने की कोशिश कर रही है? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डीएलएड और बीएड जैसी डिग्रियों की जरूरत ही क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कोई व्यक्ति यदि मैट्रिक का एग्जाम, 10वीं का एग्जाम पास किया, 12वीं का एग्जाम पास किया, ग्रेजुएशन किया, कुछ लोगों ने पीजी भी करी, उन लोगों के ऊपर फिर बीएड और डीएलएड जैसी पात्रता, वैसे डिग्री हासिल करने के लिए, दुकान में पैसे देकर सामान खरीदने जैसी डिग्री हासिल करने के लिए आखिर ये व्यवस्था लाई गई तो क्यों लाई गई? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस व्यवस्था के आने के बाद से ही शिक्षा का बंटाधार हुआ, तो फिर इस व्यवस्था को जो लोअर एजुकेशन में लाया गया, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, उसको हायर एजुकेशन यानी कॉलेज के लिए क्यों नहीं लाया गया? उसको सिर्फ एक नेट सर्टिफिकेट तक क्यों सीमित कर दिया गया कि एक परीक्षा दीजिए, पास कीजिए, उसके बाद आपको प्रोफेसर बनने के लिए कोई रिटन एग्जाम भी नहीं देना है, सीधे इंटरव्यू देना है? तो इसी तरह की यूजीसी नेट जैसी कोई व्यवस्था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एक या 2 सिटिंग के एग्जाम जैसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती कि एक बार जो छात्र वो सर्टिफिकेट हासिल कर ले, उसके बाद सिर्फ वो जाकर इंटरव्यू दे टीचर के लिए? हायर एजुकेशन के लिए आसान व्यवस्था, जहां ज्यादा मुश्किल चीजें पढ़ानी है, जहां ज्यादा इलेबोरेटेड तरीके से व्याख्या के साथ, बहुत संदर्भों के साथ जहां पढ़ाना है, वहां पर एक सिंपल सा सर्टिफिकेट कोर्स भी नहीं बल्कि एक सर्टिफिकेट हासिल करना है और फिर जाके कॉलेज में पढ़ाने की योग्यता हासिल हो जाती है। लेकिन जहां लोअर क्लासेज में पढ़ाने, जहां क ख ग घ ABCD पढ़ाने हैं, जहां 2 और 4 का पहाड़ा पढ़ाना है, और जहां जाकर 8th 9th 10th में यानी 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, जिसको माध्यमिक कक्षाएं कहते हैं, माध्यमिक स्कूल कहते हैं, वहां जाकर के किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाना है, कि किसी को ज्योमेट्री पढ़ानी है, तो किसी को न्यूटन के 3 नियम पढ़ाने हैं, तो किसी को जाकर के केमिस्ट्री में SPDF पढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ाना है, किसी को बायोलॉजी में माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाना है, उसके लिए बीएड और डीएलएड जैसी योग्यता। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी को पढ़ाना है, उसके लिए क्या जरूरत है बीएड की? कोई जरा बताए मुझे। मैं अपने दर्शकों से भी अपील करता हूं कि कमेंट करके बताएं कि किसी को न्यूटन का द्वितीय गति नियम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma पढ़ाना है, उसके लिए बीएड क्या करेगा? क्या बीएड के कोर्स में उसकी पढ़ाई होती है? अगर किसी को UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़ाना है, उसके लिए क्या कोई पढ़ाई होती है बीएड में? अगर किसी को ज्योमेट्री पढ़ाना है, अगर किसी को सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ानी है, अगर किसी को भारत का संविधान पढ़ाना है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ानी है, अगर किसी को भारत के पर्वत पठार पढ़ाने हैं, तो क्या इसके लिए बीएड के कोर्स में या डीएलएड के कोर्स में कोई पढ़ाई होती है क्या? और कौन सी ऐसी पढ़ाई होती है इस सब्जेक्ट में, जो बीएड और डीएलएड में पढ़ाई होती है, जो उनके लिए काम की चीजें हैं, वो ग्रेजुएशन में वो व्यक्ति, वो +2 में, 11th 12th में वो पढ़ के नहीं आया है, जो अतिरिक्त क्लास के लिए और अतिरिक्त कोर्स के लिए उसको फी जमा करके पढ़ाई करनी है और फिर उसके बाद एक सीलिंग लगाई जाए? ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि कॉलेज एजुकेशन के लिए एक छोटा सा सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम, 1 दिन का एग्जाम कॉलेज में टीचर के लिए और स्कूल में टीचर के लिए कोर्स, और वो कोर्स नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकते, और वो कोर्स है जिसको एनसीटी मान्यता देता है, और जो लोग पाइपलाइन में है, फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म भरने के बाद एक स्टेज पार करने के बाद सीधे 6 लाख में 4.25 लाख लोग बाहर हो जाते हैं। तो इस पूरे गड़बड़ झाले के ऊपर निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई करनी चाहिए कि आखिर जिस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, कि कोई मतलब नहीं है बीएड और डीएलएड का, ये बनाए रखने का औचित्य क्या है? सिंपल ग्रेजुएट पूर्व की भांति
जैसा 1970-80 या उसके पहले सरकारी स्कूल में लोग टीचर बनते थे, पूर्व की भांति एक एग्जाम पास कर लोग टीचर क्यों नहीं बन सकते? ये सवाल बड़ा है। उनकी योग्यता में क्या कमी थी? वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते थे। उनके पढ़ाए हुए लोग भी प्राइवेट स्कूल के टीचर से उस दौर में ज़्यादा अच्छे होते थे। आज कौन सी हालत हो गई? तो इन हालात के ऊपर बस यही कहना चाहूँगा कि मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, बिहार की टीचर बहाली का नहीं है। फिर से 1,22,000 की वैकेंसी आई है और फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, मामला राजस्थान का नहीं है, मामला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नहीं है, मामला दिल्ली और हरियाणा का नहीं है या उत्तराखंड का नहीं है। मामला दरअसल उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को व्यापार बना देने का है जिस व्यापार के सहारे मौजूदा दौर में शिक्षा माफिया फल फूल रहे हैं, जिस व्यापार के सहारे इस देश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार हो रहा है। और कल को कहीं ये कोई फैसला ना हो जाए कि कोई नहीं जानता कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम होती है, सरकारी स्कूल भी घाटे में जा रहे हैं, लिहाजा इनका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। कोई नहीं जानता। सरकारी बैंकों के बारे में, पब्लिक सेक्टर के बैंकों के बारे में ऐसी बातें चल रही है। तो इस देश के एजुकेशन सिस्टम को आखिर किस प्रकार की जरूरत है, बीमारी कहाँ है, इलाज कहाँ ढूंढा जा रहा है, इस सवाल के ऊपर मौजूदा दौर में इस देश के नीति नियंताओं को ध्यान देना होगा। वरना कोई ग्रेजुएशन करके अचानक एक हफ्ते में 2,20,000 लोग पहुंच जाएंगे डीएलएड के लिए एडमिशन लेने या बीटीसी के लिए, और अचानक कोई 3.25 लाख लोग सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे, फॉर्म भरने के बावजूद बाहर हो जाएंगे। एक ऐसी डिग्री जिसके लिए किसी के माता पिता ने जमीन बेची होगी, किसी ने कर्ज लिया होगा, किसी ने गहने बेचे होंगे, तब जाकर के बीएड की डिग्री इस देश के अधिकांश निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के लोगों ने महंगी मोटी फीस देकर को डिग्री हासिल की होगी। और उस डिग्री का यही सिला है कि फॉर्म भरने के बाद लोग बाहर होते हैं। तो देखते हैं आखिर इस देश का न्यायालय, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय इन सारे मुद्दों पर और शिक्षा को व्यापार बनाने की इस पूरी प्रक्रिया पर किस प्रकार से संज्ञान लेता है। और इस पूरी प्रक्रिया के बीच में भारत का शिक्षा मंत्रालय, नाम भले ही मानव संसाधन मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने से यदि शिक्षा सुधर जाती, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो जाती, उच्च गुणवत्ता वाले लोग टीचर जो बीएड और डीएलएड भी बहाल नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर इसी तरह से बहाल हो जाती नाम बदल देने से, तो उसे भी स्वीकार कर लिया जाता। लेकिन मौजूदा दौर में वो भी नहीं हो रहा है। आगे क्या क्या होगा वो हम सब देखेंगे, लेकिन फिलहाल बीएड वालों का जो दर्द है, उस दर्द को सरकारों को, न्यायालयों को, इन सबको समझना होगा और बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।